यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन फर्दर। हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 तक तो कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन्स विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स कंटेनिंग लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। अब इसमें बेस्ड आपको एक जनरली एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन स्पेशली फॉर कैपिटल गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और फिर इसका एप्लीकेशन जो आपके 14 मार्क वाला क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये चैप्टर में थियरी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, फिर भी बीच बीच में है केसेस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर वगैरह, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह इसमें बहुत पूछे जा सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये वाले चैप्टर में कैपिटल गेन्स, इसमें एक तो बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, इट इज कंसिडरेशन और द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जिससे अपने को मिलता है नेट कंसिडरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जनरली इट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उससे हमको मिलता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉस भी हो सकता है, लॉस के रिस्पेक्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहा तो इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहा इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यस, अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस वगैरह भी मिलते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस जो कि शॉर्ट टर्म को नहीं मिलते हैं, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है सेक्शन 54, सेक्शन 54F। तो ऐसे कुछ एग्जेम्पशंस है 54EC, है ना, ऐसे कुछ एग्जेम्पशंस है जो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन को मिलते हैं, वो भी हमको देखना है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन से सेट के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन के लिए क्या है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए 12 मंथ्स है, उसके बाद में अगर सेल किया तो लॉन्ग टर्म हो जाता है एंड अप्लाई होता है सेक्शन 112A, याद है क्या। और उसके पहले अगर सेल किया तो शॉर्ट टर्म हो जाता है, कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है 111A। देन जीरो कूपन बॉन्ड में 12 मंथ से, अनलिस्टेड शेयर्स में 24 मंथ से, सबसे इंपॉर्टेंट लैंड एंड बिल्डिंग में 24 मंथ से, एंड एनी अदर कैपिटल एसेट में 36 मंथ से। ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में हम लोग ने डेप्रिशिएबल एसेट की ऑलरेडी बात किया है, उसकी कैपिटल गेन को कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, और कैपिटल लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानेंगे। तो ये इसके बारे में कुछ हम लोग ने बातें किया है ऑलरेडी। अब कैपिटल एसेट होना चाहिए एसेट ने, और उसका ट्रांसफर होना चाहिए, एंड ट्रांसफर शुड रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ अ गेन, जिस पे टैक्स स्पेशल तरीके से मोस्टली कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, बट इट एक्सक्लूड्स 4 स्पेसिफिक आइटम्स। क्या क्या एक्सक्लूड होता है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, क्योंकि वो तो हमारा बिजनेस का एसेट हो गया। सेकेंडली, इट एक्सक्लूड्स पर्सनल इफेक्ट्स, मीन्स व्हाट डज पर्सनल इफेक्ट मीन्स, मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय द असेसी फॉर पर्सनल यूज एक्सेप्ट फॉर, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ज्वेलरी एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड वर्क ऑफ आर्ट। तो ये वाले जो आइटम है दे आर नॉट पर्सनल इफेक्ट, तो दे आर ऑलवेज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट्स। याद है क्या आपको? अब सिल्वर यूटेंसिल्स हैव बीन कंसीडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट, बट गोल्ड यूटेंसिल्स एज सच होते नहीं है, तो दे हैव बीन कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट, दे आर नॉट पर्सनल इफेक्ट्स। लेकिन पर्सनल यूज के लिए आप कोई ज्वेलरी वगैरह यूज कर रहे हो तो दैट उसको भी पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया, उसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया है और उसको कैपिटल एसेट माना है। उसके अलावा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, वही रूरल का जो स्कोप बताया है ना, अगर टाउन की पॉपुलेशन कितनी है 10,000 तक के है तो रूरल एग्रीकल्चरल रूरल एरिया हो गया, और 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो उस टाउन के बियॉन्ड सिर्फ 2 किलोमीटर तक के अर्बन है, उसके बियॉन्ड रूरल। 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन है टाउन की, उसके बियॉन्ड 6 किलोमीटर तक के अर्बन है, उसके बियॉन्ड रूरल। और 10 लाख के ऊपर टाउन की पॉपुलेशन है तो वहाँ से 8 किलोमीटर तक के अर्बन है, उसके बियॉन्ड रूरल। रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो एग्जम्प्ट है ऐसा बोलना ठीक नहीं है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो देयरफॉर उसका जो भी गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कैलकुलेट ही नहीं करना है। और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो हम लोग एक सेक्शन पढ़े हैं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है अगर 2 साल होल्ड करने के बाद में, 2 साल यूज करने के बाद में, तो फिर उसका गेन एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 10, 37 या 38 ऐसा एक हम लोग ने क्लॉज पढ़ा हुआ है, राइट।
और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट 2015 गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बेरर बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ कैपिटल एसेट इटसेल्फ। देयरफॉर इनके रिडेम्पशन वगैरह पर या इनको जब सेल कर रहे हैं तो उस वक्त टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। ये कुछ बेसिक देखा है। फिर हम लोग ने डिस्कस किया है, इसमें बहुत सारे केसेस के थ्रू हमने अलग अलग बातें डिस्कस किया। एक तो होता है नॉर्मल वाला कैलकुलेशन, जिसमें हम लोग क्या क्या दो आइटम माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रहा तो उसमें क्या रहता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट रहता है। अब नॉर्मली इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ लेते हैं हम लोग, नॉर्मली न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। अपना फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो उसका इंडेक्स क्या है 331, और डिनोमिनेटर में लेते हैं इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी। तो असेसी ने फर्स्ट टाइम जब एसेट को होल्ड किया था तो उसका इंडेक्स लेते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर वो गिफ्ट वाला केस है या ट्रांसफर वाला केस है अंडर इनहेरिटेंस एटसेट्रा, तो जहां पर प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जा रही है, तो ऐसे केस में बताइए इंडेक्सेशन कहां से लेते हैं हम लोग। दो ऑप्शन है उसमें, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन है जो क्या कहता है कि जब से होल्ड किया, जब वो ट्रांसफर हुआ आपके हाथ में, तब से इंडेक्सेशन लेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन। और हाई कोर्ट्स के जजमेंट के हिसाब से क्या होता है कि जो प्रीवियस उन्होंने फर्स्ट टाइम होल्ड किया था वहां से लेंगे, विच इज मोर लॉजिकल। तो हम लोग एक करके उसका नोट लिख देंगे कि ऑल्टरनेटिवली दिस ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। अब हम लोग ने ये देखा है कि अगर 1/4/2001 के पहले एसेट एक्वायर हुआ है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। एक्चुअली लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। और लैंड बिल्डिंग के केस में फेयर मार्केट वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं, इट कैन नॉट बी मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। 1/4/2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, बराबर है। इतना हम लोग ने देखा है। अब इसके अलावा ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब इसके अलावा हम लोग ने और क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो रहता है, अगर 1/4/2001 के पहले इनकर किया था तो उसको करना होता है इग्नोर। 1/4/2001 या उसके बाद इनकर किया है तो ही उसको कंसीडर करते हैं, राइट। उसके अलावा फिर हम लोग ने देखा है कि एसेट अगर प्रीवियस ओनर से हमको मिलता है तो उसमें दो अलग अलग सिचुएशन होती है। प्रीवियस ओनर से गिफ्ट में मिलता है तो स्पेशली, एक हमारे हाथ में अगर वो सेक्शन 56(2)(10) में टैक्सेबल है तो क्या होता है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से टैक्स लग जाता है 56(2)(10), और उतना ही अमाउंट आगे के लिए हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन दूसरा, अगर उस समय हमारे हाथ में टैक्स नहीं लगा, मे बी क्योंकि वो जब गिफ्ट मिला तब प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं था, या तब रिलेटिव से गिफ्ट मिला, या मैरिज के ओकेजन पे मिला, या जो एसेट मिला उस पर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आपको याद है क्या, गिफ्ट वाला प्रोविजन सिर्फ कुछ ही एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है, लैंड, बिल्डिंग एंड बस 10 पीजे अपन ने एक्रोनिम बनाया था, बुलियन, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एटसेट्रा, है ना, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट। तो अगर अपने हाथ में टैक्सेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस ओनर का जो, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, ओके, नाइदर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी, बिकॉज हम लोग ने देखा 56 हमेशा अप्लाई नहीं होता है। और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसलिए क्या ले रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले रहे हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं, प्रीवियस ओनर का पीरियड इंक्लूड कर रहे हैं, बराबर है। और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली, जैसे आपने बताया, दो ऑप्शंस के हिसाब से इंडेक्सेशन ले सकते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ इसका यहां से यहां तक नहीं गिनना है, दिस मे बी लेस देन 24 मंथ्स लैंड बिल्डिंग के केस में, बट हमको पूरा गिनना है, दिस इज मोर देन 24 मंथ्स, मतलब वो तो ज्यादा ही दिख रहा है। तो देयरफॉर मतलब इवन अगर ऐसा केस रहा जहां पर अपने को गिफ्ट 2020 नवंबर में मिला और फिर अपन ने 10 अक्टूबर 2022 को बेचा, तो भी ये एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रहेगा। व्हाई? बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से गिनी जाती है पूरी तरह, बराबर है। तो ये हमने देखा था। अब प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ले लेते हैं, और अगर प्रीवियस ओनर ने इंप्रूवमेंट किया तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं, यस। अगर उसका 1/4/2001 के पहले उसने एसेट को एक्वायर किया था तो फिर इंप्रूवमेंट का कॉस्ट पहले का तो नहीं लेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कंपेयर करेंगे
फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 के साथ में, और विच एवर इज हायर उतना हम लोग कॉस्ट ले लेंगे, जैसा नॉर्मली करते हैं वैसे ही। अब ये सब हम लोग ने देखा है। अब इसमें जो गिफ्ट वाला केस था, ये देखिए गिफ्ट वाला केस कहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पर गिफ्ट पे टैक्स लग रहा है जब असेसी को गिफ्ट मिल रहा है विच इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गिफ्ट में भी दो टाइप के गिफ्ट होते हैं, एक होता है विदाउट कंसिडरेशन और एक होता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बराबर है। दोनों टाइप के गिफ्ट के लिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड या बिल्डिंग तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हैं, बराबर है। अब दोनों टाइप के गिफ्ट में जिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गिफ्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, तो वो अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का आगे के लिए मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ दिस पर्सन। जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में 1 अप्रैल 2022 को गिफ्ट मिला तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यही से गिनने का है, ओके। अब पुराने ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लेना है क्योंकि गिफ्ट इज बिकमिंग टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, ओके। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर की नहीं लेना है क्योंकि हम लोग यहाँ की वैल्यू ले रहे हैं, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ यहाँ से गिनना है, सो इट बिकम्स अ, इन दिस केस इट बिकम्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ कुछ यहाँ पर 6-7 महीने की दिख रही है, समझ रहे हैं क्या आप। और इसमें ये वाला अमाउंट जो है इट बिकम्स द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लैंड या बिल्डिंग रहा तो, अगर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी रहा जैसे कि ज्वेलरी या तो फिर वर्क ऑफ आर्ट या शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं रहेगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं। अब गिफ्ट के केस में ये तो हो गया विदाउट कंसिडरेशन वाला गिफ्ट, दूसरी एक पॉसिबिलिटी क्या रहती है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला गिफ्ट, तो उसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं है। उसमें हाँ फ्रेंड ने जब ट्रांसफर किया था तब उसके हाथ में भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है और उस पर लगता है सेक्शन 50C लैंड बिल्डिंग का केस रहा स्पेशली, तो क्योंकि 50C क्या कहता है, अगर जैसे कल हम लोग ने 43CA पढ़ा था, 50C क्या कहता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, बराबर है, एज द कंसिडरेशन। बट दैट वैल्यू कैन बी चैलेंज्ड एंड रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर। फिर वो जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। 50C याद है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, काफी जगह उसका एप्लीकेशन आता है। तो पुराने जो ओनर हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, चलो ये भी विदाउट कंसिडरेशन वाला ही गिफ्ट दिख रहा है, इसमें यहाँ से इंडेक्सेशन मिलेगा, यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा हो चुका है बिल्डिंग के केस में, तो इंडेक्सेशन भी मिल रहा है, फाइन। बट देन एक दूसरा जो गिफ्ट होता है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला होता है। जैसे ये 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली बिल्डिंग मान लो 6 लाख में मिल रही है आपको, तो फ्रेंड के हाथ में भी टैक्सेबिलिटी होगी। फ्रेंड के हाथ में कैसा होगा, देखिए फ्रेंड ने ये यहाँ पर अपने को बेचा है, तो फ्रेंड के हाथ में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, इसमें इसकी कंसिडरेशन मानेंगे हम लोग 6 लाख या 10 लाख, एक्चुअल में तो 6 लाख है बट कितना मानेंगे 10 लाख, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6 लाख के 110% से ज्यादा है एज पर सेक्शन 50C। तो फ्रेंड के हाथ में तो वो एक्स्ट्रा के 4 लाख पे इनडायरेक्टली टैक्स लग ही रहा है, और उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसका वो डिडक्शन ले लेगा, ओके। लेकिन ऑन द अदर साइड जो असेसी है आगे ये एसेट को बेचने वाला है, उसके पहले ये डेट पे ऑलरेडी उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने कैलकुलेट कर लिया 4 लाख। 4 लाख कैसे, अगेन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है एंड द डिफरेंस इज मोर देन 50,000 एंड ऑल्सो मोर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन। दिख रहा है क्या, डिफरेंस जो है 4 लाख रुपए का है, जो 6 लाख के 10% से ज्यादा है और 50,000 से भी ज्यादा है। So therefore this 4 lakh is taxable in the hands of the assessee, recipient of the gift. Now in future what will happen? ये 4 लाख पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो फ्यूचर में अब कंसिडरेशन 12 लाख आगे बेचा, तब कॉस्ट क्या मानेंगे, अब कॉस्ट क्या मानेंगे 6 लाख या 4 लाख या 10 लाख 10 lakhs। फ्यूचर में वो 10 लाख को हम लोग कॉस्ट मानेंगे, समझ में आ रहा है क्या। द 10 लाख विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट इन दिस केस। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है।
अब सेक्शन 50C अपन लोगों ने पढ़ा था, जो कंसीडरेशन के वक्त लैंड बिल्डिंग के केस में देखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाती है इफ इट इज मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसीडरेशन। फिर एक सेक्शन 50CA था इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स, जहां पर इफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टेकन। और एक सेक्शन 50D हमने देखा है कि इफ द कंसीडरेशन इज नॉट ascertainable देन कंसीडरेशन विल बी टेकन एज द फेयर मार्केट वैल्यू। तो एक जनरल है, ऊपर के दोनों स्पेसिफिक एसेट्स के लिए है। सेक्शन 50D जो है वो जनरली, और कोई एसेट है जिसका असर्टेनेबल नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू उसका जो रहेगा उसको कंसीडरेशन मान लेंगे, तो छूटेगा नहीं। अब हम लोगों ने और भी वैसे बहुत केसेस देखा है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन के सिनेरियोज देखा है अपन ने। तो एग्जेम्पशंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के गेन हो रहा है तो, और दूसरे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो सेक्शन 54 के अंदर में हमको उसका एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 54 जो हम लोग पढ़ते हैं। इंडिविजुअल या HUF को अवेलेबल है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच करके और कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। एनीवन लिखा है बट स्टार लगा हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे कोई भी एक साल में 2 प्रॉपर्टी का ऑप्शन रहता है, प्रोवाइडेड गेन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। क्या नॉर्मली 1 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसमें इन्वेस्ट करना रहता है, बराबर है। सो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया में इन्वेस्ट करना है। LTCG ओरिजिनली आपको जो गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नेचर का रहना चाहिए। कहने का मतलब जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 2 years। अब ये वाले पर्सन ने अगर इन्वेस्टमेंट्स कर दिया किसमें, न्यू प्रॉपर्टी में, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। LTCJ के बराबर उसने इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना 54F है। अब इसमें और क्या देखा है हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक टाइम लिमिट है। अगर न्यू प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, परचेज कर सकते हैं या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। परचेज कर रहे हैं तो कब तक कर सकते हैं? विद इन 1 year बिफोर और विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड हाउस प्रॉपर्टी। और कंस्ट्रक्ट कर रहे तो कब तक कर सकते हैं? विद इन 3 years आफ्टर, 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम लोग ने देखा हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट हो सकता है लेकिन उसको 3 साल के अंदर में हमको कंप्लीट करना होता है। और फिर अगर हम लोग 2 या 3 years वाले टाइम को यूज करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में हमारे इस प्रॉपर्टी जिस साल में बेचा उसका ड्यू डेट ऑफ ROI आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? तब तक पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना होता है, विच इज डीम्ड एज अमाउंट इन्वेस्टेड। और फिर जब 2 साल या 3 साल के समय के हिसाब से पैसे को निकाल करके हमको यूज कर लेना है, इन्वेस्ट कर देना है। कहाँ पर? इन द न्यू हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। न्यू मतलब कि एकदम ब्रांड न्यू नहीं, सेकंड हैंड भी चलता है। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग हाउस में भी आप एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते चलता है। आप एग्जिस्टिंग हाउस में भी को ओनर से उसका शेयर खरीद लेते हो तो भी उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। बस आपको एक घर के बदले में कोई और एक घर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है। दूसरे घर में लॉक इन पीरियड कितना है बेटा? 3 years का लॉक इन पीरियड है, मतलब कि 3 years तक के जो न्यू प्रॉपर्टी है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो जितना पहले एग्जेम्पशन मिला था उतना अमाउंट इसकी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा है, दैट मच अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन ऑफ द न्यू एसेट। ऐसा तो इफेक्टिवली क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या होगा कि जो न्यू एसेट है इसके गेन के कैलकुलेशन उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा जितना आपको पहले एग्जेम्पशन मिल गया था। तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, टू कीप इट सिंपल। ये तो लेकिन घर बेच के घर खरीदा तो था, लेकिन और कोई प्रॉपर्टी बेचा अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, और घर खरीदा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन 54F। और कोई प्रॉपर्टी बेचा, सच ज्वेलरी बेच के घर खरीद रहे तो सेक्शन 54F अप्लाई होता है। इसमें और इसमें कुछ बातें कॉमन है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट LTCG अमाउंट नहीं करना है। कितना इन्वेस्ट करना है? नेट कंसिडरेशन के बराबर इन्वेस्ट करना है, बराबर है कि नहीं। अगर हमने नेट कंसिडरेशन से कम इन्वेस्ट किया, से नेट कंसिडरेशन 100 थी, अपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 70 रुपीज, तो 70% इन्वेस्ट किया तो गेन का भी 70% ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो प्रोपोर्शन क्या रहता है? LTCG इंटू इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रॉपर्टी अपॉन नेट कंसिडरेशन। और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कंसिडरेशन से भी ज्यादा पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया,
तो फिर तो आपको पूरा गेन का एग्जाम्शन मिल जाएगा. So this is also available in respect of long term capital gain earned on any asset other than residential house property. और इसमें भी सेम है, टाइम लिमिट्स दी है. एनी वन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं यहाँ पर कि आपके पास में ट्रांसफर की डेट पे ओरिजिनल एसेट को जब ट्रांसफर किया तब मैक्सिमम एक ही और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रह सकती है अदर देन जो न्यू प्रॉपर्टी आप इस सेक्शन के लिए ले रहे हो. मैक्सिमम वन प्रॉपर्टी. और आप अगर न्यू एसेट में इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन ले रहे हो तो आप 2 साल तक ना कोई और एक नया घर बना सकते हो, परचेज कर सकते हो, ना और एक 3 साल तक नया घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है अदर देन न्यू प्रॉपर्टी जो आपने इस सेक्शन के पर्पस के लिए खरीदा. ऐसा रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 54 में नहीं था, सेक्शन 54F में है. 54F में एक ही प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रिक्टली देखी जाती है ना. यू कैन नॉट परचेज 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर. तो यहाँ पर भी बाकी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, 3 इयर्स का लॉक इन है. और यहाँ बड़ा सिंपल है, लॉक इन पीरियड वायलेट हुआ तो जितना एग्जेम्पशन पहले मिला था उतना अब टैक्सेबल हो जाएगा. जिस साल में लॉक इन पीरियड वायलेट हुआ उतना अमाउंट अब टैक्सेबल हो जाएगा. आई होप ये सब नोट्स को आप यूज करते हो क्विक रिवीजन के लिए, है ना. तो उससे आपका मतलब टाइम बचता है. तो ये 2 एग्जेम्पशंस थे. इसके अलावा और भी एग्जेम्पशंस थे बेटा, देखा है अपन लोगों ने. किधर है एग्जेम्पशंस? एक मिनट, और एक फाइल है उसमें होगा. ये रहा. और भी एग्जेम्पशंस हैं. सेक्शन 54 एंड 54F हो गया. उसके अलावा सेक्शन 54B एंड 54D सिमिलर टू सेक्शन 54 है. 54 में घर बेच के घर खरीदना है. 54B में क्या जा रहा है आपका? एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जा रही है जो 2 साल से यूज कर रहे थे, और वो बेच के आपको क्या खरीदना है? एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है. कितने समय के अंदर में? 2 साल के अंदर में, क्योंकि खरीदने का यहाँ पर टाइम है, 2 साल के अंदर में खरीदना है. तो आपको जितना इन्वेस्ट किया कैपिटल गेन में से उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा. और इसमें भी 3 साल तक का लॉक इन है. अगर उसके पहले बेच दिया तो न्यू एसेट के गेन के कैलकुलेशन के वक्त कॉस्ट में से वही जितना पहले एग्जेम्पशन था वो कम कर देंगे. और सेक्शन 54D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, लैंड बिल्डिंग विच वाज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो आप 3 साल के अंदर नए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए लैंड बिल्डिंग खरीद सकते हो उसी पर्पस के लिए. तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा वही फॉर्मूले के हिसाब से. बट 54 और 54F वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है 54EC, वो भी देखा हुआ है अपन ने. इसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन लैंड या बिल्डिंग 2 साल के बाद सेल करता है, LTCG उसको मिलता है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? इनटू बॉन्ड्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज, NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो ये इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है. कितने समय के अंदर करना पड़ेगा? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. यहाँ पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें ड्यू डेट ऑफ ROI तक रुकने की जरूरत नहीं है. 6 मंथ्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है. यहाँ पर मैक्सिमम एग्जेम्पशन पर एनम कितना मिलता है? 50 लाख रुपीस पर एनम. मतलब कि एक बार जो ट्रांसफर किया उसके बदले में 50 लाख का ही मिलता है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में किया, कुछ अगले फाइनेंशियल ईयर में किया और टोटल 50 लाख से ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं चलता है. टोटल 50 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है. अमाउंट ऑफ गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹50 लाख विच एवर इज लीस्ट, इतना एग्जेम्पशन मिलता है. यहाँ पर लॉक इन पीरियड कितना दिया है? देखिए 3 इयर्स की बजाय कितना दिया है? 5 इयर्स. 5 इयर्स तक के हम ये बॉन्ड्स को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते. ओके, उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलते रहेगा, तो वो अलग से इफ इट इज टैक्सेबल उस पर टैक्स भरना है, इफ इट इज एग्जेम्प्ट उसका कोई टेंशन नहीं. और वही बात, अगर वायलेट हुआ 5 साल के पहले आपने ट्रांसफर किया बॉन्ड्स को, तो जो पहले आपको एग्जेम्पशन मिला था अप टू 50 लाख रुपीस पूरा अमाउंट, अब वो इनकम मान लिया जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस थे कुछ जो हम लोग ने पढ़ा था. और फिर एग्जेम्पशंस की लिस्ट में एक सेक्शन 1037 था. ये क्लॉज नंबर पहले मैंने आपको बताया था 37 या 38 है. तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का 2 साल यूज करने के बाद अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है सो इट इज एग्जेम्प्ट. लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में ये एग्जेम्पशन नहीं है. क्यों नहीं है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है. समझ रहे क्या? ये कुछ एग्जेम्पशंस की बात हो गई. अब वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल कैलकुलेशंस पे. ओके, नॉर्मल कैलकुलेशंस में
फिर अपन ने एक और पॉइंट देखा था किस चीज से संबंधित, रिलेटेड टू फोरफीचर। अगर एडवांस को फोरफिट कर लेते हैं, अगर असेसी जो सेल करने वाला है अगर वो एडवांस को फोरफिट करता है, कहाँ पर लिखा हुआ है एक बार खोल लेता हूँ, ये रहा, इफ द एडवांस इज फोरफिटेड बिफोर 1/4/2014, 1/4/1/4 के पहले, तो जितना उसने एडवांस कहाँ फोरफिट करते, लाइक प्रॉपर्टी को बेचने की ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ था, अग्रीमेंट हुई थी, बायर ने कुछ एडवांस भी दिया था बट आगे डिफॉल्ट कर दिया, तो ये जो प्रोस्पेक्टिव सेलर था, जो ओनर है, उसने एडवांस को फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, तो वो उस एडवांस को क्या कर सकता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर सकता है, करना पड़ेगा अगर 1/4/1/4 के पहले का एडवांस है तो। और अगर एडवांस फोरफिटेड कॉस्ट से भी ज्यादा है, कॉस्ट से भी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहता है, कॉस्ट पूरी जीरो हो जाती है उसकी, बराबर। तो वो एडवांस पे अलग से उस समय टैक्स नहीं लगता था, और एडवांस फोरफिटेड को माइनस करके जो कॉस्ट आती है अगर, उसी पे इंडेक्सेशन लगता है। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल था उस टाइम पे, है ना। और उस टाइम पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह नहीं लगता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच फोरफीचर। बट अब 1/4/1/4 के बाद से क्या हो चुका है, कैपिटल गेन हेड में उस एडवांस फोरफिटेड का कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है। 1/4/1/4 के बाद अगर फोरफिट किया तो उसका क्या होता है, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56, बराबर। और अगर एडवांस प्रीवियस ओनर ने फोरफिट किया था, जिससे आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में लिया है, तो उस केस में क्या होता है, प्रीवियस ओनर ने फोरफिट किया था तो उसका कुछ होता है नहीं, उसको आप एडजस्ट नहीं करते हो अपने कॉस्ट में से, लेकिन आपने जो फोरफिट किया उसको आप एडजस्ट करते हो। और प्रीवियस ओनर ने अगर फोरफिट किया था 1/4/1/4 के बाद, तो उसके हाथ में ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा, कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। करंट ओनर को उसका टैक्सेबिलिटी नहीं आता है। एडवांस फॉरफीचर के कुछ केसेस हम लोग ने देखा था, है ना। देन ये वाला एक केस था जहां पर ईएसओपी वाले शेयर्स है जिसको एम्प्लॉय फर्दर सेल करता है। तो हम लोग ने सैलरी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम में एम्प्लॉय को शेयर मिल जाते हैं, एक्सरसाइज के दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके कंपैरिजन में एक्सरसाइज प्राइस अगर कम है, तो जो डिफरेंस होता है, ये देखिए 50 - 20, इट इज टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, ऑलरेडी इट इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये अमाउंट। तो फ्यूचर के लिए उसका कॉस्ट कितना पकड़ लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर जितने में भी बेचा दैट इज द कैपिटल गेन। 90 - 50 क्या है देखिए। ये केस में एक और एक्सेप्शन है कि अगर बाद में बेचा नहीं लेकिन गिफ्ट किया तो भी उसको ट्रांसफर मानते हैं। अगर ईएसओपी वाले शेयर्स को गिफ्ट किया, देखिए नॉर्मली आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, लेकिन अगर ईएसओपी वाले शेयर्स को गिफ्ट किया तो उसको ट्रांसफर मानते हैं। तो उसका कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे, कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट व्हेन सच गिफ्ट हैज बीन गिवन। तो फेयर मार्केट वैल्यू उसका उस दिन जो रहता है गिफ्ट वाले दिन। तो ये एक अगेन स्पेशल सिनेरियो था। देन अब यहाँ पर एग्जेम्पशंस देख लिए थे अपन ने, फिर कुछ थियरी थी, फिर कुछ स्पेशल केसेस थे अलग से। सेक्शन 50B स्लम सेल वाला केस है ना, इसका अलग से ही क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा। इसमें स्लम सेल कब बोलते हैं, जब इंडिविजुअली एसेट्स को, लाइबिलिटीज को अलग से कंसिडरेशन असाइन नहीं करते, जब एक साथ पूरा बिजनेस का यूनिट बेचा जा रहा है along with all its assets and liabilities, तो consideration is calculated for the whole unit and not for individual asset and liability। तो इसमें consideration क्या लेते हैं हम लोग, consideration is the fair market value of the assets transferred or the consideration whichever is higher। अलग से रूल्स के जरिए बताया गया है कि मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो वो, या एक्चुअल कंसिडरेशन विचेवर इज हायर, स्लम सेल के केस में। सेक्शन 50B, अब इसमें आप पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस का यूनिट बेच रहे हो, बराबर, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना, तो इट विल बी नेट वर्थ ऑफ द यूनिट। नेट वर्थ मींस एसेट माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू कैसे निकालना, तो यहां पर दिया है बहुत सिंपल, डेप्रिशिएबल एसेट्स का WDV ले लेने का, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का निल, 35 AD वाले एसेट्स स्पेसिफाइड बिजनेस में जिसका ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं निल, क्योंकि ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले चुके हैं, और अदर एसेट्स का बुक वैल्यू इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यू करके वैल्यू को बढ़ाया है तो वो इग्नोर करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पे लेके जाना है। उसमें से लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे जो है माइनस करेंगे, उसे नेटवर्थ मिलेगा।
नेटवर्थ विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसपे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट स्लम सेल में नहीं मिलता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के केस में भी नहीं मिलता है ना। फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 112A में जो टैक्सेबल रहता है उस पर भी नहीं मिलता है। पड़ा सा लग रहा है ना ऐसा। तो स्लम सेल के केस में कंसिडरेशन क्या रहेगा, हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, और फेयर मार्केट वैल्यू 2, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। दोनों में से जो भी ज्यादा है, कंसिडरेशन में दो टाइप की चीजें हो सकती है, बदले में आपको पूरा कैश में मिल सकता है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, दोनों का टोटल करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। विच एवर इज हायर शैल बी कंसिडर्ड एज द कंसिडरेशन इन द केस ऑफ स्लम सेल। और अगर पूरे यूनिट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, पूरे यूनिट का अगर यूनिट ही अगर आपका रिसेंटली आपने बनाया है तो फिर शॉर्ट टर्म, उसमें इंडिविजुअल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखते अपन, बराबर है, और इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। तो स्लम सेल के ऊपर में अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बराबर। फिर कुछ थियरी वाला भी पार्ट है जो मैं एकदम लास्ट में करवाऊंगा, पहले हम लोग कुछ काम की चीजें करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में। और जो है एक केस हम लोग ने स्पेशल केस देखा हुआ है कि अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं ये सब, है ना, गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ओके, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लू मार्क्स, टेंडेंसी राइट, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, स्टेट कैरी राइट, बेसिकली दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है राइट्स, बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ आपको राइट मिल गया, उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक खर्चा नहीं करना पड़ा, जैसे गुडविल आपने खरीदा नहीं किसी को पैसे देकर, तो उसकी कॉस्ट कितनी ली जाएगी, नील ली जाएगी। एंड इसमें आप फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए बोनस शेयर्स में कर सकते हैं, अगर आपको बोनस शेयर 1/4/2001 के बाद मिलते हैं तो उसकी कॉस्ट भी नील रहती है, लेकिन 1/4/2001 के बाद मिले तो कॉस्ट नील रहेगी, लेकिन 1/4/2001 के पहले मिले तो हम लोग कॉस्ट की बजाय क्या ले लेंगे, उसका कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि वहां तो जीरो से ज्यादा ही रहेगा ना कुछ। लेकिन यहां पर यू डोंट हैव ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। और अगर ये एसेट्स अपन ने परचेज किया तो उसका कॉस्ट क्या पकड़ेंगे, परचेज प्राइस पकड़ेंगे, ये भी अपन लोग ने देखा है। देन स्पेशल केसेस में अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो देन वी टॉक अबाउट बोनस शेयर्स। वही 1/4/2001 के पहले लिया तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, उसके बाद मिल रहे तो नील। और हाँ, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं जो कि बोनस के रूप में अलॉट हुए हैं आपको, 31 कौन सी डेट है वो, 31 Jan 2018, तो उस केस में भी वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन टेक द कॉस्ट एज ऑन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 Jan 2018। अब 31 Jan 18 वाला पार्ट हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, 112A के अंदर में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रहता है। आपको समझ आ रहा है क्या, पेस कंफर्टेबल है, पढ़ी पढ़ी लग रही है चीजें, पक्का। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत फास्ट काम हो रहा है, ऑफलाइन में जो है वो लोग का मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, उससे थोड़ा सा गेज कर पा रहा हूँ कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है और कौन सा टॉपिक छोड़ के रखे या किसमें अभी भी कंफ्यूजन है, तो इट्स ओके, अभी भी टाइम है। फिर राइट्स की बात हुई, राइट एंड राइट शेयर्स। राइट मतलब राइट टू एक्वायर न्यू शेयर्स, ओके, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कभी कभार ऐसा राइट मिलता है, तो राइट तो उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए बगैर मिल जाता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, तो राइट का कॉस्ट उनके लिए नील रहता है। बट वो राइट अगर उन्होंने किसी को बेच दिया तो उसके लिए राइट, वो अगर और बेच रहा है तो उसके लिए राइट का कॉस्ट क्या हो जाता है, एक्चुअल परचेज प्राइस। लेकिन अगर ये ओरिजिनल शेयर होल्डर ने राइट को एक्सरसाइज करके सीधा राइट शेयर खरीद लिया, किसी को राइट ट्रांसफर नहीं किया, तो राइट शेयर का कॉस्ट क्या रहेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट उसको लग रहा है शेयर्स को खरीदने के लिए। लेकिन अगर राइट शेयर्स को वो क्या करता है, वो नहीं खरीदता है, वो किसी और को राइट्स असाइन करता है और सामने वाला पर्सन राइट्स खरीदता है, राइट शेयर्स खरीदता है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ राइट प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, बराबर है ना, क्योंकि उसने पहले राइट टू परचेज खरीदा और उसके बाद उसने शेयर्स खरीदा राइट की मदद से, तो उसका टोटल कॉस्ट ये दोनों को मिला करके लिया जाता है ऐसा। अगेन राइट शेयर के केस में भी 31 Jan 18 के पहले अगर लिया है तो उसकी जो कॉस्ट है विल बी कंपेयर्ड विद द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 Jan 18 इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। देन तो अभी शेयर्स की बात चली रही है तो एक बार उसकी बात कर ही लेते हैं अपन अच्छे से, है ना, वो जो शेयर्स वाला पार्ट है। ये देखिए टैक्सेबिलिटी कैसे होती है अपने कैपिटल गेन्स पे। अभी तो बहुत सारे स्पेशल केसेस बचे हैं, डोंट वरी, लेकिन ये भी हमने देखा है।
नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहता है इट इज टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट्स, बराबर। अब उसमें इंडेक्सेशन वगैरह तो नहीं मिलता है, रिबेट एप्लीकेबल रहा तो मिलता है। उसमें आपको बेसिक एग्जाम्शन लिमिट भी अगर आपको अवेलेबल रही तो मिल जाती, क्योंकि स्लैब रेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। फिर अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है विच वर हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो उस पर 15% लगता है एज पर सेक्शन 111A, बराबर। और उसमें भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, और रिबेट मिल जाएगा। चैप्टर 6A का डिडक्शन ये स्पेशल वाले इनकम में से नहीं मिलेगा, 111A में से, और किस किस में से नहीं मिलेगा, और LTCG में से भी कभी नहीं मिलता है। देखिए चैप्टर 6A का डिडक्शन मतलब कि 80C से लेकर के 80U वाले डिडक्शंस। देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जिसमें कब बोलते हैं हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जब एटलीस्ट 65% ऑफ द इन्वेस्टेबल प्रोसीड्स डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स में, डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टेड है, तो उसको यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं उस फंड को। अब उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी 112A के हिसाब से होती है। कैसे होती है? 1 लाख तक के नील, 1 लाख के बियॉन्ड 10%, ये तो ध्यान होगा आपको। अब इसमें क्या नहीं मिलता है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। 111A, 112A और चैप्टर 6A का भी डिडक्शन नहीं मिलता है, और इसमें इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है। तो इसका बहुत प्लेन कैलकुलेशन रहता है, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है उसमें कुछ खास कैलकुलेशन रहता है, क्योंकि 31 जनवरी 2018 के बाद से लागू हुआ था ये। देन अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है नॉर्मली जो बिल्डिंग मशीनरी वगैरह पे होता है, या तो फिर नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मशीनरी तो डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग, लैंड, ज्वेलरी एटसेट्रा, तो 20% लगता है आफ्टर इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, फिर जो भी गेन आया उस पर 20% लगता है। इसमें भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है क्या? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सबसे पहले कहाँ एडजस्ट होती है? अगेंस्ट नॉर्मल इनकम्स, है ना, इंक्लूडिंग दिस नॉर्मल वाला। फिर भी अगर बच जाती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो फिर हमारी चॉइस है कहाँ पे पहले एडजस्ट कहाँ पे करेंगे हम, ये वाले में जहाँ 20% का टैक्स है, राइट, ताकि 20% से बच जाए। फिर भी बच जाती है तो कहाँ एडजस्ट करते हैं? यहाँ पर 111A में। फिर भी बच जाती है तो यहाँ पर जहाँ 10% का रेट है, तो इट इज अलाउड। अगर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट दिस स्पेशल कैपिटल गेन्स जिसपे स्पेशल रेट लगता है। और लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन जीरो कूपन बॉन्ड है, तो उसमें ऑप्शन है कि विदाउट इंडेक्सेशन आप 10% के हिसाब से उस पर टैक्स भर सकते हो, ऐसा। तो इसमें मार्केट लिंक डिबेंचर वगैरह आ जाते हैं, है ना, ये जो रहता है। इस पर टैक्सेबिलिटी जो है वो भी 1 अप्रैल के बाद से अगले साल से चेंज होने वाली है। कुछ कुछ जो डेट ओरिएंटेड फंड वगैरह रहते हैं उस पर चेंज होने वाली है। उसमें पहले ऐसे ही चलता था, लेकिन अब आगे उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट नाउ। अब ये जो हम लोग ने बात किया, देखिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड किसको कहते हैं, लिखा हुआ है 65% या 90% दूसरे फंड में डाल रहे, जो उनके फंड का 90% इक्विटी शेयर्स में डाल रहे हैं। अब ऐसी छोटी सी बात, अब ये जो है 112A, इसका कैलकुलेशन क्या है? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडेक्सेशन। मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ, प्रोवाइडेड ये वाला सेक्शन कब लागू होता है? व्हेन एसटीटी हैज बीन पेड, ओके, एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। याद है क्या? एसटीटी शुड हैव बीन पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज ट्रांसफर, तो इसमें कवर होता है। नो इंडेक्सेशन अलाउड। टैक्स रेट ये अपन ने देख लिया, रिबेट नहीं मिलता है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें खास बात थी, क्या था कि हम लोगों को क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इक्विटी शेयर अगर लिस्टेड है 1 फरवरी 2018 के पहले एक्वायर किया था, क्योंकि उस दिन वो अमेंडमेंट प्रपोज हुआ था, तो 31 जनवरी 18 का हम लोग कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू किसके साथ में? हम लोग देखिए सबसे पहले इसको कैसे देखते हैं हम लोग, एक्चुअल कॉस्ट और द फेयर मार्केट वैल्यू, इसमें से विच एवर इज हायर बट इट कैन नॉट बी मोर देन दिस, तो उसको हम लोग रोक लेते हैं। तो या तो एकदम स्पेसिफिक अगर हम लोग देखें तो कैसा करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअली
कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी मोर देन दिस। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो सेल कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं कंसिडर करना है। तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू 350 है, कंसिडरेशन कितना है, बाद में 280 में बेचा, तो ये कितने पे रुक जाएगा, 280 पे। अब लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तो 280 से ज्यादा थी ना, तो ये ले लेंगे। तो फॉर्मूला कैसा है, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और द कंसिडरेशन, देन इट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये पूरे 7 केसेस बताए थे। ये तो देखिए लॉन्ग टर्म वाला केस है, जिसमें ये 1 फरवरी 2018 के बाद ही हमने परचेस किया है, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है, इसमें भी टेंशन नहीं। ये शॉर्ट टर्म वाला केस है, दोनों में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म में 15% रेट से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म में 1 लाख के ऊपर गेन पे 10% से लगता है, बराबर। देन ये वाले केस में क्या है, यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखिए फेयर मार्केट वैल्यू 250 है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 250 और 300, 250 लेस है तो ये ले लेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे 10 से, विच एवर इज हायर, तो इसका कॉस्ट कितना पकड़ेंगे अपन, 250। ये देखिए फिर अगले केस में अगेन 300 और 80, फेयर मार्केट वैल्यू कम थी लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा थी, तो वी विल गो विद द एक्चुअल कॉस्ट। मतलब कि पहले इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, फिर जो भी आ रहा है उसको कंपेयर करो कॉस्ट के साथ में, विच एवर इज हायर। फिर ये वाले केस में बताइए इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है, 220, कंसिडरेशन कम है और कॉस्ट तो उससे भी कम है, तो वी विल टेक दिस एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी इंक्रीज ड्यू टू द फेयर वैल्यू बट नॉट बियॉन्ड द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, वो लिखा है। यहाँ पर कॉस्ट खुद ही ज्यादा है, तो फिर हम लोग ये कॉस्ट को इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, किसके साथ में, फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, यहाँ पर ये कम है तो कॉस्ट ज्यादा है तो उसी को लेंगे हम लोग 300। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन 112A है, ये इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिमिफिकेशन वगैरह भी ये काफी यूजफुल है, इस पे बेस्ड आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब 31 जैन 18 का अपन ने क्या लेने का है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उस दिन का जो ट्रांजैक्शन हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो उसका जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर दिस पर्पस। और रियल लाइफ में हमारे पास अवेलेबल है, हर एक स्टॉक का आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, एग्जाम में बस आपको वो रूल अप्लाई करना रहता है, बराबर। अब और भी हम लोग ने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ा है इस चैप्टर में, लेट अस कम बैक टू दोस पॉइंट्स। एक यहाँ पर एक सेक्शन है, अगर हम कन्वर्ट करते स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, पहले हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड था, अब वो बन गया कैपिटल एसेट, तो सच कन्वर्जन इसमें क्या होता है, दिस अमाउंट इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम जब हम लोग ने कन्वर्ट किया, और आगे के लिए ये अमाउंट बन जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर ब्लॉक ऑफ एसेट वाला केस है, डेप्रिशिएबल एसेट है, तो वो ब्लॉक में ऐड हो जाता है एक्चुअल कॉस्ट के रूप में, बराबर है ये। लेकिन कैपिटल गेन कब होता है, जब उल्टा होता है, व्हेन कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्री। ये भी पहला वाला केस है, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, ये नॉन डेप्रिशिएबल वाला था, तो ये फ्यूचर के लिए हम लोग इसको कॉस्ट मान लेते हैं, है ना, आगे के लिए। लेकिन इसका उल्टा, कैपिटल एसेट पहले था, अब वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, तो इस केस में क्या करते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेकर के डेट ऑफ कन्वर्जन तक के लेते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन भी वही तक लेते हैं, बट इसमें सिर्फ टैक्स कब लगता है, जब स्टॉक को फाइनली बेचा, ठीक है। कैपिटल गेन पर्पस के लिए इसका कंसिडरेशन क्या मानते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू मानते हैं, बिकॉज ट्रांसफर वर्ड जो है इट्स मच ब्रॉडर देन द टर्म सेल। सेल नहीं किया हमने किसी को, हमने उसको ट्रीट किया एज अ स्टॉक इन ट्रेड, एज एन इन्वेंट्री आइटम, तो उसी दिन का जो क्या कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू है, उसको हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, कंसिडरेशन, और वो अमाउंट में से उसका कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट वगैरह लेके माइनस कर सकते हैं वो डेट तक। फिर गेन निकाल के रख लो, बाद में जिस ईयर में हम लोग एक्चुअल में स्टॉक को सेल करते हैं उस साल में उस पे कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगता है। सो नॉर्मल रूल इज दैट कैपिटल गेन इज चार्जेबल इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर इज मेड, बट स्पेशल रूल यहाँ पर आ गया, चार्जेबल इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज फाइनली सोल्ड। स्पेशल रूल इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन में भी आ गया, जब व्हेन द कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। स्पेशल रूल ऐसा मतलब और भी 2-3 जगह है जहां पर जिस साल में ट्रांसफर किया उस साल टैक्सेबल नहीं है, कोई और साल टैक्सेबल है, ऐसा। देन ये हम लोग ने देखा।
डेप्रिशिएबल एसेट को भी कन्वर्ट किया तो पहले वो कैपिटल एसेट था, धीरे धीरे उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो वो जो कन्वर्ट किया वो जो वैल्यू है उसके मदद से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकालेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन वाले ब्लॉक में क्या निकलता है, शॉर्ट टर्म गेन या लॉस, है ना। तो उसका रिड्यूस्ड वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द कन्वर्जन डेट। और फ्यूचर के लिए ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये बिजनेस के लिए स्टॉक का प्राइस बन जाता है, स्टॉक का कॉस्ट बन जाता है, बराबर है। ये कुछ स्पेशल केसेस अपन लोग ने देखा था। देन यस, इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन का आपको बताया कि कंसिडरेशन क्या रहेगी, जितना कॉम्पेंसेशन मिला, इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर, तो उस पर भी कैपिटल गेन्स लाइबिलिटी आ सकती है, अनलेस इट इज स्पेशली एग्जेम्प्टेड एल्सवेयर, अदरवाइज उस पर कैपिटल गेन्स लाइबिलिटी आ सकती है। ओके, अगर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिलता है तो इसका इंडेक्सेशन कहाँ तक के करते हैं, जब तक के वो एसेट था, लेकिन टैक्स कब लगता है, जब फाइनली वो रिसीव हो रहा है। तो उस साल का इंडेक्स नहीं लेते, इंडेक्स तो बिल्डिंग जब तक के, एसेट जब तक के था तब तक के लेते हैं, बराबर। फिर एक केस था कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस, इसमें भी कंसिडरेशन क्या मानेंगे, जो भी कॉम्पेंसेशन डिसाइड हुआ है आपके नाम पे, दैट इज द कंसिडरेशन। कब टैक्सेबल रहता है, इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। एनहेंस्ड कंपेंसेशन बाद में मिलता है, वो भी टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। बट जब आप पहली बार में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप कॉस्ट तो माइनस कर दोगे, तो एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन पूरी तरह टैक्सेबल रहेगा, बस उसमें से क्या माइनस कर सकते, जो लीगल चार्जेस वगैरह रहेंगे वो माइनस कर सकते हैं। एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी तो अलग होता है। इंटरेस्ट का क्या होता है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर ऑफ रिसीट विथ अ फ्लैट 50% डिडक्शन एंड नो अदर डिडक्शन इज अलाउड। कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस ध्यान में है क्या, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है क्या। देन यस, फिर हम लोगों ने लिक्विडेशन वाला भी केस देखा था। लिक्विडेशन में क्या होता है कि कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को एसेट्स दे रही है लिक्विडेशन के वक्त में, तो टू द एक्सटेंट कंपनी के पास में प्रॉफिट्स अक्यूमुलेटेड हैं, तो उतने हद तक कि हम डीम डिविडेंड मानते हैं, अंडर सेक्शन 222C डीम डिविडेंड मानते हैं शेयर होल्डर के हाथ में। अब ये एसेट्स के जो शेयर होल्डर के हाथ में हो रहा है, तो इस शेयर होल्डर्स के हाथ में कंसिडरेशन टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो मिला है ना, 75 लाख टोटल था, उसका 10% माइनस डीम डिविडेंड जो हम लोग ने प्रॉफिट्स के हिसाब से माना, और फिर उससे हम लोगों को मिलता है डीम्ड कंसिडरेशन, उसमें से एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उन्होंने शेयर्स एक्चुअल में कितने में खरीदा था वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स सिर्फ शेयर होल्डर को लगता है, टैक्स कंपनी को नहीं लगता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द एसेट्स। कंपनी को नहीं लगता है, किसको लगता है, टैक्स शेयर होल्डर को लगता है, क्योंकि उनका शेयर्स का राइट जो है वो एक्सटिंग्विश हो रहा है, बराबर है ऐसा। देन अब ये एकदम स्पेशल वाला केस था लिक्विडेशन वाला जो है। देन एक और स्पेशल केस था स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5)(a), जिसमें एक ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी रहता है, लैंड या बिल्डिंग का ओनर, जो कि एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बिल्डर को अपना प्लॉट देता है, और बिल्डर उस पर पूरा प्रोजेक्ट बनाता है और उसी का कुछ पार्ट एज अ कंसिडरेशन उस ओनर को दे देता है। मतलब कि वो पूरा का पूरा मॉनिटरी फॉर्म में कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, वो बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग के कुछ फ्लैट्स या कुछ फ्लोर्स उसको दे देगा। ऐसे केस में पहली बात तो टैक्स अभी नहीं लगेगा, टैक्स कब लगेगा, इन द ईयर इन विच द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। दूसरी बात, इसमें कंसिडरेशन क्या मानेंगे, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, एसेट जो मिल रहा है पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो मिल रहा है ना बिल्डर से, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कंसिडरेशन रिसीव्ड इफ एनी इन कैश, और कैश वाले पोर्शन पे सेक्शन 194 IC के हिसाब से TDS भी कटता है, ओनर को बिल्डर को काटना पड़ेगा ओनर को देते वक्त। अब फ्यूचर में ओनर ने ये जो शेयर उसको मिला फ्लैट्स का, उसको अगर वो बेचता है तो फ्यूचर में उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये 30 + 5 35 लाख मानी जाती है। ओके, ये इसको फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। तो ये एक था स्पेशल सिनेरियो। स्पेशल केस पे कितना पूछते हैं, यू कैन नेवर से। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में क्या होता है, बायबैक में कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देके शेयर्स को खत्म कर रही है, बेसिकली खुद वापस से ले रही है। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर्स के हाथ में ट्रांसफर है, शेयर होल्डर्स को जो बायबैक का प्राइस मिला माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज द कैपिटल गेन फॉर देम। डोमेस्टिक कंपनी के केस में बायबैक टैक्स इज एप्लीकेबल टू कंपनी, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट फॉरेन कंपनी रही तो कंपनी पे टैक्स नहीं लगता है, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन होता है, क्योंकि
बायबैक टैक्स फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई नहीं किया गया है, किस पे अप्लाई किया है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी, वेदर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दोनों पे अप्लाई किया है बायबैक टैक्स। ओके, ये प्रोविजन है यहाँ पर। देन यस, बाकी ये हो गया टैक्स कैलकुलेशन, उसके भी हम लोग ने बहुत सारे फिर केसेस वगैरह किए थे। दैट्स इट, ब्रॉडली चैप्टर में इतनी चीजें हैं। फिर स्टार्टिंग की कुछ थियोरी थी जो मैंने आपको अभी थोड़ा स्किप करवाया था, वो आपको बता देता हूँ। केसेस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी पर्सन को गिफ्ट या विल के थ्रू अगर ऐसे ट्रांसफर किया तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते। कंपनी ने लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को दिया, अभी देखा अपन ने, ट्रांसफर नहीं मानते। इसके हाथ में इन लोगों को टैक्स नहीं लगता है बेसिकली, राइट। एचयूएफ ने पार्टीशन के वक्त अपने मेंबर्स को ट्रांसफर किया, उस समय एचयूएफ को टैक्स नहीं लगता है। अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेशन के वक्त दिया, या डीमर्जर के वक्त डिमर्ज्ड कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को दिया, मिनिमम 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड अग्री टू द स्कीम ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर एज द केस में। होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, या 100% सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया, तो इनके हाथ में ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ये कुछ केसेस हैं। देन कुछ यहाँ पर केसेस है जहाँ एसेट का फॉर्म चेंज हो रहा है तो भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। कौन सा? आप अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर हो, उसके बदले आपको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं अब, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते आपके हाथ में। सिमिलरली आप डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर थे, उसकी वैल्यू कम हो गई और आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं अंडर द स्कीम ऑफ डिमर्जर, उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते, तब आपको टैक्स नहीं लगता है। देन डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स आप होल्ड करते थे, नाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल थे, तो उस समय कन्वर्जन पे टैक्स नहीं लगेगा। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, ये सभी केसेस में क्या होता है कि ये वाले केसेस में तो जो न्यू ओनर है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेते हैं? जो प्रीवियस ओनर की थी वो। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से लेते हैं? जो प्रीवियस ओनर का था वहां से। बराबर है कि नहीं? ये हम लोग ने देखा हुआ है कि चेंज इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, लाइबिलिटी नहीं आती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग। और ये सभी केसेस में न्यू एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानते हैं? जो पुराने एसेट का था, एक्सेप्ट फॉर डीमर्जर वाला केस जिसमें प्रोपोर्शनेटली वैल्यू वाइज कॉस्ट को बाइफरकेट किया जाता है। तो डिमर्ज्ड कंपनी के पास अभी भी 60% एसेट बचे, रिजल्टिंग को 40% दिया, तो उसके शेयर्स की कॉस्ट भी 60-40 में डिवाइड कर देते हैं। अब उतना डेप्थ में आपको पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, आई कैन नॉट से, इसलिए थियोरी को मैंने लास्ट ले रखा था, है ना, क्योंकि बाकी इतनी सारी चीजें पूछने को, बेसिक क्वेश्चन ही अगर पूछ ले तो उसमें भी बहुत ट्रिक्स हो सकती है ना, उसमें भी कितनी सारी चीजें हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से लेकर के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सब बहुत कुछ है। फिर कुछ और केसेस हैं यहाँ पर, जैसे कि नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर किया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। रिडेम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। या किसी भी पर्सन ने अगर गवर्नमेंट या म्यूजियम या यूनिवर्सिटी को क्या दिया है, आर्ट बुक एटसेट्रा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का कुछ स्कल्पचर वगैरह दिया है, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, उसको बेचारे को टैक्स नहीं लगाते हैं, भले ही उसने पैसा लिया। मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर। रिवर्स मॉर्गेज में जो लोन मिलता है इंस्टॉलमेंट में, उस पे उसको भी टैक्सेबल नहीं करते। और मॉर्गेज जब हो रहा है तब भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर कब होता है? जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में बैंक सेल करती है। एलियनेट वर्ड यूज किया उन्होंने, व्हेन द बैंक एलियनेट्स द प्रॉपर्टी, जब लोन नहीं रिपे कर पाए फ्यूचर में और एक्चुअल में बैंक ने प्रॉपर्टी को सेल किया, तब उसको हम लोग ट्रांसफर मानते हैं। इतनी चीजें। अब आप चैप्टर खोलो, उस पन्ने पलटाओ, आपको कुछ उसमें से लगता है कि पूछना है या कुछ रह गया इंपॉर्टेंट, तो वी कैन डिस्कस, बट बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से मैंने किया है। यस बोलिए बेटा। नहीं, एसटीटी नहीं, एसटीटी लगता तो है, एसटीटी लगता तो है, लेकिन एसटीटी का आपको डिडक्शन नहीं मिलता एक्सपेंसेस बोल के। ठीक है, वैसे 111A में भी है, एसटीटी शुड हैव बीन पेड फॉर इट टू बी। यस यस यस, आपको लिखा है ना बुक में कि एसटीटी पेड रहना चाहिए, है ना, ऐसा। और बताइए, कहाँ पर है? देखो पेज नंबर, स्पेशल केसेस में होगा ये। अच्छा, स्टार्टिंग में पेज नंबर 9 पे बराबर। ये देखिए,
सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो 111A में भी वो कंडीशन है, ओके। और 112A में तो ऐसा है कि दोनों वक्त लगना चाहिए, खरीदते वक्त भी लगा हुआ रहना चाहिए और बेचते वक्त भी। यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है कि सेल करते वक्त लगना चाहिए STT। तो यहाँ पर तो लिखा है STT हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, ओके। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऐसा। तो छोटी छोटी चीजें। फिर एक और चीज थी जो हमारे 112, जो मैंने अमेंडमेंट वीडियो में भी डाला है, आपने देखा होगा, तो जो 111A, 112A एंड 112 एंड डिविडेंड इनकम, ये चार जो इनकम्स हैं, इस पे हायर रेट ऑफ सरचार्ज जो है 25 या 37% वाला, 2 करोड़ के ऊपर इनकम रहती है तो वो ये चार टाइप के इनकम पे जो टैक्स आता है उस पर नहीं लगता है ना, उस पर 15% मैक्सिमम सरचार्ज लगता है। अपने बुक में 112 नहीं लिखा था, इसलिए वो अमेंडमेंट नोट से मैंने आपको अलग से प्रोवाइड किया है। तो उसका एक एग्जाम्पल है, वो आप जरूर देख लेना, अमेंडमेंट वीडियो में मैंने समझा है कैलकुलेशन कैसे प्रोपोर्शनेटली करना होता है। चलिए, और भी कुछ है तो बताइए। समझ गए ये पूरा? चलिए, वी विल टेक अ ब्रेक।